हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वाले हमारे साथ पर। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय के प्रथम प्रकरण प्रथम भाग है यह भाषा, लिपि और व्याकरण पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित है। क्योंकि इसके विषय में जो वीडियो था वो पहले लग चुका। आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उन पर। क्योंकि इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आदर्श प्रश्न पत्र प्रस्तुत किया गया है, जारी किया गया है, उस जारी किए गए आदर्श प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर के को ध्यान में रखते हुए यदि हम और उसका अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 2 अंक के प्रश्न आएंगे और दोनों ही प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। दोनों ही प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति की आएंगी। वस्तुनिष्ठ से शायद आप पूर्णतः समझते हैं वाले। अब इसका एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इसमें नंबर कटने की कोई जगह नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं है। यदि कोई प्रश्न और उसमें आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में से यह विकल्प सही है और यह प्रश्न कुल मिला के 2 अंक का था, तो आपके 1/1 सही, 1/2, 1.5 नंबर या 1.25 या आधा 1 आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने सही उत्तर पर क्लिक किया है तो आपके पूरे में से पूरे, और यदि इसको ये सही उत्तर था, इसको छोड़ के आपने किसी दूसरे पर क्लिक कर दिया तो आपके पूरे के पूरे नंबर चले जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि पूरे नंबर मिलने की पूरी गुंजाइश होती है, और दूसरा यह है कि गलत जवाब देते ही इस पूरे के पूरे नंबर कट जाते हैं। पूरा पूर्णांक 2 नंबर का, यदि हमारा पूर्णांक इस प्रश्न का 2 नंबर का पूर्णांक था तो 2 नंबर हमारे कम हो जाते हैं। ये तो इसका फायदा और नुकसान की बात आती है। थोड़ी सी सुविधा यह रहती है कि हमें सटीक उत्तर ध्यान नहीं आया, लेकिन यहां यदि हमारे समक्ष विकल्प उपस्थित है तब हम और उनमें से उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण पर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला देखिए, पहला प्रश्न जैसे हमने लिखा है कि भावों और विचारों को प्रकट करने के साधन अथवा माध्यम को क्या कहा जाता है? भाव और विचार। भाव और विचार को प्रकट करने का माध्यम, प्रकट करने का माध्यम या साधन क्या कहलाता है? भाषा के नाम से अभिहित किया जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि भाषा के शुद्ध लेखन, वाचन अथवा पठन संबंधी नियमों की जानकारी या नियमों के जो शास्त्र हैं उस शास्त्र को किस नाम से जानते हैं? भाषा के शुद्ध रूप से लिखने का, लेखन, वाचन और पठन, ये जो जानकारी देने वाले जो नियम है, इनकी जानकारी से संबंधित जो नियम है उन नियमों का एक शास्त्र होता है और उस शास्त्र को हम किस नाम से अभिहित करते हैं? व्याकरण के नाम से अभिहित करते हैं। आगे आती है बात कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। हिंदी की जननी या हिंदी की मातृभाषा हिंदी की माता किसे माना जाता है? तो संस्कृत को माना जाता है। अब बात आती है कि हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि की जब बात आती है तो हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी मानी जाती है। इसके पश्चात बात करें कि भाषा के कितने रूप माने जाते हैं? भाषा के कितने रूप माने जाते हैं? तो भाषा के 2 रूप माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो मौखिक रूप होता है, मौखिक को हम वाचिक रूप भी कहते हैं, और दूसरा होता है इसका लिखित रूप। मौखिक और लिखित 2 रूप होते हैं, और मौखिक और लिखित 2 रूप के पश्चात बात आती है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की जब बात आती है तो हम प्रतिवर्ष देखते हैं कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था, और तभी से हम प्रतिवर्ष
राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। बाल गंगाधर खैर ने और ये प्रस्ताव वहां रखा था, जिसको किताबों में जहां भी हम देखेंगे बीजी खैर के नाम से उनका नाम आता है। आगे आती है बात है, ये तो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक मिनट, एक जैसे याद आ गई बात है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और एक दोस्तों विश्व हिंदी दिवस होता है। विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करने का के लिए और जो एक दिवस मनाया जाता है, एक संकल्प लिया जाता है लोगों के द्वारा, तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आती है एक प्रश्न है, प्रश्न चूंकि बड़ा है लेकिन उसका उत्तर देखिएगा। अभी क्या लिखा है कि सुनिएगा कि भाषा के किस रूप द्वारा समाज की सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास सुरक्षित रहता है। बात आती है भाषा के किस रूप द्वारा समाज की सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास सुरक्षित रहता है। तो चूंकि हम यही इससे ठीक पहले वाले प्रश्न में देखा हमने कि भाषा के दो रूप माने जाते हैं, क्योंकि सभ्यता, संस्कृति या इतिहास मौखिक से नहीं रह सकता तो लिखित से रहता है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लिखित भाषा से किसी भी समाज की सभ्यता, संस्कृति अथवा इतिहास सुरक्षित रहता है। अथवा इसी जवाब के लिए एक दूसरा प्रश्न और क्या बनता है कि भाषा के किस रूप द्वारा समाज की सभ्यता, संस्कृति या इतिहास एवं इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है या स्थानांतरित होता है या हस्तांतरित किया जाता है, तो वह भी है लिखित रूप। भाषा के लिखे हुए रूप से ही हम पुस्तक के माध्यम से ही अपनी जो सामग्री है वह दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। अब एक बात आती है कि भाषा का कौन सा रूप, दो रूप आपके समक्ष, इनमें से कौन सा रूप स्थायी माना जाता है? तो लिखा हुआ रूप ही स्थायी माना जाता है। हमने अभी वीडियो शुरू किया उस समय हमने जो जो बातें बोली वो स्थायी थी, सारी उड़ गई थी हवा में, लेकिन जो लिख दिया यहाँ जैसे इस कागज पर, इस पत्र पर जो लिखा है वह स्थायी रह गया, आप इसे संभाल कर रख सकते हैं। बाद में बात आती है कि भाषा का इन्हीं दोनों रूपों पर ही एक सवाल और है कि भाषा का कौन सा रूप प्राकृतिक रूप माना जाता है? प्राकृतिक सीधा, तो प्राकृतिक, अभी तक हमारे सारे जवाब यहां से आए थे, लेकिन प्राकृतिक रूप की जब बात आती है तो प्राकृतिक रूप कौन सा माना जाता है? मौखिक या वाचिक भाषा या वाचिक रूप जो है भाषा का वह प्राकृतिक रूप माना जाता है। तो लिखित रूप क्या हो गया? स्वतः ही कृत्रिम हो गया। आप जो भी लिखेंगे उसमें बनावटीपन होगा, उसे बनाकर लिखेंगे। जो प्राकृतिक रूप है वह मुख से जो आवाज निकली, जो ध्वनि निकली, वही प्राकृतिक रूप हो गया उसका। अब एक सवाल आता है, हालांकि उसमें 4-5 ऑप्शन लिखे मैंने। प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। क्योंकि यहां भी हमने लिखा है, बात भी की है कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे अवैधता वाले, लेकिन कई बार क्या होता है उल्टे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे देवनागरी लिपि की विशेषताएं, मैं यहां लिख देते हैं छोटा सा, देवनागरी की विशेषताएं। और देवनागरी की विशेषताएं आपसे क्या पूछा कि निम्न में से देवनागरी लिपि की विशेषताएं या विशेषता नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, उनमें से एक देवनागरी की विशेषता नहीं है और 3 देवनागरी की विशेषताएं आपको मिलेंगी। तो देखिए कौन कौन सी विशेषताएं जैसे इसकी मुख्य मानी जाती है। एक तो देवनागरी लिपि जो है वह एक वैज्ञानिक लिपि है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात करें तो एक चिन्ह बराबर एक ध्वनि, की प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक पृथक चिन्ह है। इसके बाद में है जैसे सिरोरेखा का विधान इसमें है। इसके बाद में एक लिखा है बाएं से दाएं, इसका जो लेखन है वह बाएं से दाएं होता है, लेफ्ट टू राइट। ये बाएं से दाएं लेखन कार्य, जो इसका लेखन है वह किधर होता है? बाएं से दाएं होता है। एक जैसे इसमें कहें हम लचीलापन है
कि जिस जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर भाषाओं में जो जो बदलाव होते हैं वो बदलाव हिंदी साहित्य की देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि के द्वारा स्वयं में और गृहीत कर लिए जाते हैं। तो अब जैसे नाम प्रश्न आता है कि देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। पहली ये लिखी वैज्ञानिक लिपि, दूसरी है एक चिन्ह बराबर एक ध्वनि, एक है शिरोरेखा का विधान, और यहां लिख देगा बंदा कि दाएं से बाएं। तो दायां तो हमारा ये था, हम इधर से नहीं लिख कर लेके आ रहे, इधर से लिख कर लेके जा रहे। तो बाएं से दाएं है तब तो ठीक है, लेकिन दाएं से बाएं करते ही क्या हो जाता है, वह इसकी विशेषता नहीं रहती। वह जैसे अरबिक लिपि है, उर्दू भाषा की लिपि, उसकी विशेषता बन जाती है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाएं से दाएं की जगह यदि दाएं से बाएं है, या एक चिन्ह बराबर दो ध्वनि, या दो ध्वनि बराबर एक चिन्ह, इस प्रकार के यदि उल्टे आ जाते हैं तो वहां और इसका वह उत्तर कर दिया जाएगा। उसके बाद है भाषा का कृत्रिम रूप क्या माना जाता है, तो लिखित रूप को माना जाता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के दोस्तों कुल मिलाकर 3 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग जो है वे 3 होते हैं। एक तो हम इसमें पढ़ते हैं वर्ण विचार, सबसे पहले वर्ण बनेगा, उसके बाद में शब्द विचार, दूसरा हमने शब्द विचार पढ़ेंगे, और तीसरे यदि हम बात करें तो वाक्य विचार। हम तीसरा फिर वाक्य पर बात करेंगे। वर्णों का सार्थक समूह है शब्द, और शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य। सार्थक और सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। उस प्रकार से हम इन तीनों पर चर्चा करते करते हमारी पूरी व्याकरण और पूरा जो व्याकरण है वह समाप्ति कर सकते हैं, पूरा अध्ययन उसका किया जा सकता है। तो व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं, 3 अंग। अब व्याकरण वाले से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से व्याकरण का अंग नहीं है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, एक लिख दिया जैसे ध्वनि विचार। तो ध्वनि विचार ऐसा कुछ इसमें नहीं होता, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ध्वनि विचार। क्यों नहीं है, आप नहीं शब्द पर जरूर गौर करेंगे। एक आता है, एक जैसे इसमें लिखा है कि किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है। तो किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला जो समय है वह क्या कहलाता है, मात्रा के नाम से अभिहित किया जाता है। उस बात आती है कि मात्रा किसे कहते हैं, तो किसी स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। सिर्फ स्वर वर्ण के, व्यंजन वर्ण पर कभी भी मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस प्रश्नावली में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।